सभी का स्वागत करती हूँ। साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मोड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ज्योग्राफी पढ़ाने चल रही हूँ, जिसको भूगोल कहते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि भूगोल है क्या, भूगोल किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि भूगोल क्या है। किसी विषय के बारे में सबसे पहले उसकी रूपरेखा जाननी होती है कि वो चीज़ है क्या। तो भूगोल, जैसा कि आप लोग सुने हैं, आप लोग पढ़े हैं, भूगोल यूनानी भाषा के, ग्रीक भाषा के जियोग्राफी के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल, चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो आज भूगोल के तो कई पार्ट्स हैं, भूगोल के दो पार्ट्स हैं मेन, फिजिकल और ह्यूमन, मानव और भौतिक। अब इन मानव और भौतिक में भी कई पार्ट्स हैं। मानव भूगोल के कई पार्ट्स हैं जो कि आगे चल के कई छोटे छोटे विषय के रूप में भी हो जाते हैं, और भौतिक भूगोल के भी कई ऐसे पार्ट्स हैं, शाखा जिसको कह सकते हो, जो कि आगे चल के उनकी भी कई अलग अलग विषय के रूप में भी हो सकता है, और सबकी जानकारी भूगोल के अंतर्गत रहता है, सबको पढ़ना भूगोल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल माने जितनी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं, जितनी फिजिकली चीज़ें होती हैं, जितनी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे पर्यावरण भूगोल, जैसे मृदा भूगोल, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मानव और उनसे संबंधित जो जो चीज़ें आएंगी, मानव और उनसे संबंधित जो कृतियाँ होंगी, उनका अध्ययन जब हम करेंगे तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत होगा। जैसे आपका सांस्कृतिक भूगोल और आपका प्रादेशिक भूगोल और संसाधन भूगोल इत्यादि। अब मैंने आपको ज़्यादा दूर ना जाते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आऊँगी। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन, जिसको जियोग्राफिकल थॉट कहते हैं। जियोग्राफिकल थॉट किसी भी सब्जेक्ट का जो थॉट होता है, जो चिंतन होता है, जो भौगोलिक चिंतन उसका पार्ट होता है, वो उसका मूल होता है, क्योंकि उससे हमें उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। किसी भी विषय का सबसे पहले उसका इतिहास जानना जरूरी है कि वो विषय कहाँ से आया, किसने उसकी खोज की। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि प्राचीन काल में भूगोल, प्राचीन काल में भूगोल की क्या स्थिति थी, हम आपको बताएंगे। तो प्राचीन काल में भूगोल को कई कालों में बांटा गया। जैसे इसका एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ। जैसे प्राचीन काल में भूगोल का विकास, फिर उसके बाद आपका प्राचीन काल में यूनानी और रोमन थे। उसके बाद फिर आता है शास्त्रीय काल में भूगोल, फिर भूगोल का अंध युग आता है, फिर भूगोल का पुनर्जागरण काल आता है, और उसके बाद फिर आता है अभिनव काल, आधुनिक काल, वैज्ञानिक काल कह सकते हैं, में भूगोल का विकास। इस तरह से भूगोल का धीरे धीरे विकास होता गया। भूगोल संबंधित खोज, यात्राएं, नए मार्गों की खोज, नए महाद्वीपों की खोज, नए द्वीपों की खोज, नए देशों की खोज, सारी खोजें होती गई भूगोल के क्षेत्र में। पृथ्वी की, सौरमंडल की, सारे खगोल हो, चाहे भौतिक हो, चाहे प्रादेशिक हो, चाहे संसाधन हो, इन सारी चीज़ों की खोज होती गई और भूगोल का क्षेत्र व्यापक होता चला गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि प्राचीन काल में कौन कौन भूगोलवेत्ता थे, कौन कौन ऐसे जो है देश थे जिन्होंने, देश के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को आगे बढ़ाया प्राचीन काल में। तो सबसे पहले नाम आता है भारतीय भूगोलवेत्ता। चूँकि भारतीय तो सबसे पहले आगे ही रहते ही हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं, तो भूगोल की खोज में कैसे पीछे रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ भारतीय भूगोल, प्राचीन काल में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान। भारतीय भूगोलवेत्ताओं में बहुत सारे भूगोलवेत्ता, भारतीय भूगोलवेत्ता भारतीय खोज ईसा पूर्व पहले से इसमें जो है अपना योगदान दे रहे थे, जिसमें कई महान भूगोलवेत्ता थे, जिसमें आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भाबल, उत्पल, ये सारे भूगोल जो है खगोल शास्त्री थे, क्योंकि भारतीय भूगोल जो था वो खगोल विज्ञान पे आधारित था। उसमें ज़्यादातर खोज खगोल विज्ञान में हुई, खगोल शास्त्र पे हुई। तो सबसे पहला योगदान दिया आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम और एक महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताते हुए उसकी परिधि की लंबाई ज्ञात की, और उसकी परिधि की लंबाई उन्होंने तब
प्राचीन काल में उन्होंने 24,835 मील बताई थी, जो कि ज्ञात पृथ्वी की जो लंबाई वास्तविक लंबाई से काफ़ी मिलती जुलती थी, जो कि वास्तविक लंबाई क्या मापी गई थी? 24,901 मील। तो उन्होंने ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का कारण बताया था और बताया था कि पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण ही सूर्य ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट ने जो है पृथ्वी को तस्तरी नुमा न बता के गोल रूप में बताया था, गोलाकार रूप में बताया था। इस प्रकार से उनका योगदान बड़ा ही सराहनीय था। और प्राचीन काल में बहुत सारे भूगोलवेत्ता और भी थे जिन्होंने हमारे जैसे ऋग्वेद में ऋतुओं का वर्णन किया गया था। 5 ऋतुएं ऋग्वेद में बताई गई थी और वाल्मीकि रामायण में 6 ऋतुएं बताई गई थी। तो इस तरह से प्राचीन काल से पृथ्वी शब्द की उत्पत्ति भी प्राचीन काल में हुई थी। और जो है क्या कहते हैं आपका 9 ग्रहों की उत्पत्ति भी बताया गया था। खगोल शास्त्रियों के द्वारा बताया गया था कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं। भले ही भारतीयों का योगदान, भले ही प्राचीन काल की जो मान्यता थी वो धार्मिक थी, बहुत ज़्यादातर धर्म पर आधारित थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मान्य नहीं हुई, क्योंकि धर्म पे आधारित थी और धर्म के अनुकूल ही वो बताते थे। तो इस तरह से उनका ज्ञान बहुत ही व्यापक था, लेकिन वो धर्म पे आधारित होने के कारण बहुत हद तक वो मान्य नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो वास्तविकता तक पहुँचे थे, उनका जो खोज थी, उनकी जो पहुँच थी, वो आज भी मान्य है, काफ़ी हद तक थी। क्योंकि हमारे वैदिक काल में, हमारे पौराणिक काल में जो जो चीज़ें बता दी गई हैं, हम आज भी उनका जो है उनको वैज्ञानिक ढंग से उनको प्रस्तुत करते हैं। बस अंतर केवल इतना ही होता है कि हम उन्हें आज वैज्ञानिक ढंग से दूसरी तरह प्रस्तुत करते हैं, और पहले क्या था कि धर्म पे उनको धर्म के नाम पे हर चीज़ें समझाई जाती। तो उसी तरह से खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों के बारे में भी बताया था कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के रंग निर्धारित किया था, जो कि हम आज भी उसी के अकॉर्डिंग उनका पालन कर रहे हैं। 9 ग्रहों में जैसे उन्होंने बताया था कि बुध ग्रह हरे रंग का है, शुक्र ग्रह मंगल ग्रह लाल रंग का है, और बृहस्पति ग्रह पीले रंग का है, और शनि ग्रह काले रंग का है, जो आज भी वास्तविकता है, आज भी सच्चाई है। तो हमारे जो भारतीय भूगोलवेत्ता थे, खगोल शास्त्री थे, उन्होंने जो भी बताया था वो आज की वास्तविकता से मैच करता, आज के वैज्ञानिक युग से मैच करता है। और उन्होंने भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में भी बताया था कि भूकंप और ज्वालामुखी किस कारण से आते हैं। तो इस तरह से भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने बहुत सारा योगदान दिया। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट का, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दूसरे भूगोलवेत्ता, भारतीय भूगोलवेत्ता को बताते हुए बारहमिहिर के बारे में बताऊंगी। बारहमिहिर की सबसे बड़ी, वो भी खगोल शास्त्री ही थे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनका ग्रंथ पंचसिद्धांतिका। पंचसिद्धांतिका नामक पुस्तक बारहमिहिर ने पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर उन्होंने लिखा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के अक्षांश ज्ञात करने की विधि भी उन्होंने बताया था। उन्होंने पृथ्वी का व्यास निकालने का भी प्रयास किया था। बारहमिहिर ने पृथ्वी का व्यास निकालने का भी प्रयास किया था और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धता थी कि उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ज्ञात करने का कार्य किया था। फिर आते हैं आपके अगले भूगोलवेत्ता, भारतीय भूगोलवेत्ता भास्कराचार्य। भास्कराचार्य अन्य खगोल शास्त्रियों, भारतीय अन्य खगोल शास्त्रियों की भांति वो भी बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनका सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में उन्होंने लिखा था, उनका यह मानना था कि पृथ्वी गोल है और वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर वो सारी वस्तुओं को खींचती है। तो ये किसने बताया था? ये बताया था भास्कराचार्य ने। तो इस तरह मैंने आपको जो मेन भारतीय भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने जो खोज की थी, उन्होंने जो अपना योगदान दिया था प्राचीन काल में भूगोल में, उनके बारे में मैंने आपको समझाया। अब आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि यूनान काल, प्राचीन काल में ही भारतीय भूगोलवेत्ताओं के बाद शुरू होता है यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। यूनान में भूगोल का विकास। यूनान में भूगोल का विकास।
अब आता है यूनान, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। तो किसी भी विषय का अपने चरम बिंदु तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो यूनानी भूगोलवेत्ता करते हैं। इसी क्रम में यूनानी भूगोल, क्योंकि ग्रीक भाषा जो यूनानी भाषा है उसी भाषा में जियोग्राफिया शब्द है जिसमें सर्वप्रथम वर्णन किया गया जियोग्राफी, मतलब कि जियोग्राफी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। तो यूनानियों ने हर विषय को अपने चरम तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो आज मैं जो उनका कार्यकाल था 600 से 300 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो काल था वो यूनानी भूगोलवेत्ताओं का काल था, जिसे यूनान का स्वर्ण युग कहा गया है। इस युग में भूगोल अपने चरम पे पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। फिलहाल ये ले भी गए काफ़ी हद तक। तो इसमें सबसे पहले आते हैं यूनानी भूगोलवेत्ता में होमर। होमर महोदय ने सबसे प्रमुख कार्य उनका था, सबसे जो आज जाना जाता है, उनकी 2 पुस्तकें थीं, 2 महाकाव्य थे जिसको इलियड और ओडिसी कहते हैं। इलियड और ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने पृथ्वी का आकार गोल बताया था और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी चारों ओर से सागर सरिता से घिरी हुई है और सूर्य उसी सागर सरिता से निकलता है और उसी में अस्त हो जाता है। तो बच्चों, अगर आप लोगों से ये, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, या जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपको कहीं भी किसी सिविल सर्विसेज में, जैसे पीजीटी, टीजीटी और ये आपके जो बीए, मतलब बीए, एमए, ये सब की क्लासेस होती हैं। आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आपके में कोर्सेज में। तो अगर इसमें जो क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं उसके लिए भी आपको ये होगा, इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि होमर ने किन 2 महाकाव्य या होमर की कृतियों, ये महाकाव्य किसका है, या होमर ने किन 2 किस महाकाव्य की रचना की थी। तो आप इसको बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमर ने 2 महाकाव्यों की रचना की थी, इलियड और ओडिसी की, और इसमें इन्होंने बताया था, होमर ने यह माना था कि पृथ्वी गोल है और वह चारों तरफ से सागर सरिता से घिरी हुई है, और उन्होंने बताया था कि सूर्य उसी सागर सरिता से निकलता है और उसी में अस्त हो जाता है। ये कथन किसका है? होमर का है। क्लियर? फिर चलते हैं कि इन्होंने जो होमर थे, इनका एक और प्रमुख कार्य है जिसको आप लोग जो है अगर पूछ भी सकता है कि चारों दिशाओं से बहने वाली, चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं का वर्णन, जिक्र किसने किया था? चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं की खोज किसने की थी? तो होमर ने किया था। होमर ने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से चलने वाली हवाओं का नाम रखा था, जिसमें उन्होंने पूर्व से आने वाली हवा को ह्यूरस कहा, पश्चिम से आने वाली हवा को जैफिरस कहा, और उत्तर से आने वाली हवा को बोरेस कहा, और दक्षिण से आने वाली हवा को नोट्स कहा। इस तरह से उन्होंने 4 दिशाओं से आने वाली 4 हवाओं को नाम दिया था, जिसमें उन्होंने बोरस को एक ठंडी हवा के रूप में स्वीकार किया था। ये इनकी महत्वपूर्ण खोज था होमर का, जिसको मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनानी भूगोलवेत्ता थेल्स महोदय का। थेल्स ये बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये गणितज्ञ थे। इन्होंने आयोनियन दर्शन की स्थापना की थी और इसीलिए इन्हें आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की इन्होंने थेल्स महोदय ने रचना की थी और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में है। यह थेल्स महोदय ने कहा था कि पृथ्वी पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में है। तो इस तरह से इनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान था भूगोल के क्षेत्र में। बहुत ज़्यादा इन्होंने, बहुत काल तक इनका वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो था इनका सराहनीय योगदान रहा। इन्होंने जो है भूगोल को एक चरम तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी क्रम में आगे आते हैं एनेक्सीमेंडर। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में अगले भूगोलवेत्ता आते हैं एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर का नाम आपने बहुत सुना होगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कॉम्पिटिशन में। एनेक्सीमेंडर को किस लिए जाना जाता है? इसने जो है यूनान वासियों को एक ऐसा यंत्र दिया था जिससे कि समय का पता लगाया जा सकता था, वो भी प्राकृतिक तरीके से। इन्होंने नोमोन नामक सूर्य घड़ी से यूनान वासियों को परिचित कराया था। तो वो सूर्य घड़ी के द्वारा जो है टाइम का पता लगता था। एक डंडी होती थी और उसमें डंडी में जब सूर्य दोपहर के 12 बजे उसकी छाया पड़ती थी
उस पे यंत्र पे तो समय का निर्धारण होता था। इस तरह से ये एनेक्सीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पे विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। इसके पहले तो सुमेर वासियों ने लगभग 2700 ईसा पूर्व में अपने नगरों का चित्रात्मक मानचित्र बनाया था, लेकिन वो मापक के आधार पे नहीं था। मापक के आधार पे मानचित्र बनाने वाला पहला भूगोलवेत्ता कौन था? एनेक्सीमेंडर। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, मापक के आधार पे मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? तो एनेक्सीमेंडर था। नोमोन नामक यंत्र की रचना किसने की थी? सूर्य घड़ी से नोमोन नामक यंत्र की रचना किसने की थी जिससे सूर्य घड़ी को निर्धारित किया जाता था? एनेक्सीमेंडर ने। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे इसमें से निकलेंगे, जिसको मैंने आपको बता दिया। अगर आएगा तो आप इसको सही आंसर ही टिक करिएगा। उसके अलावा फिर एनेक्सीमेंडर को गणितीय भूगोल का, थेल्स के साथ साथ इन्हें भी गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है, एनेक्सीमेंडर को। और अपने मानचित्र में इन्होंने यूनान को विश्व के मध्य में प्रदर्शित किया था एनेक्सीमेंडर ने, और यह माना था कि यह जो है पृथ्वी गोलाकार है जो चारों तरफ से सागर सरिता से घिरा हुआ है। इन्होंने भी यही कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। यह अपने मानचित्र में इन्होंने दर्शाया भी था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये चारों तरफ से जो है सागर सरिता से घिरी हुई है। फिर इसी क्रम में, और इन्हें मैंने बताया, इन्हें गणितीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अगर गणितीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है आएगा, और ऑप्शन में थेल्स नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, तो इन्हें, और दो में एक ही रहेंगे, थेल्स और एनेक्सीमेंडर। तो एनेक्सीमेंडर या थेल्स, तो दो में एक आप गणितीय भूगोल का पिता या आयनियन दर्शन का पिता थेल्स को। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिकैटियस। हिकैटियस, आप भूगोल के स्टूडेंट हो या भूगोल सब्जेक्ट को अगर अपने ऑप्शनल पेपर में रखना चाहते हो तो इतना आपको पता होगा कि हिकैटियस के बारे में। इन्होंने विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन किया था। हिकैटियस ने विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन किया था और इसी के आधार पे इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। फिलहाल इसमें बहुत मतभेद है, भूगोल का पिता, भूगोल का जनक, तो इस तरह से फादर ऑफ ज्योग्राफी और इनको भी कहा जाता है, और एराटोस्थेनीज को भी कहा जाता है। एराटोस्थेनीज को भी कहा जाता है इनको भी, क्योंकि ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग वो आगे आपको मैं एराटोस्थेनीज जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। लेकिन फिलहाल इन्होंने एराटोस्थेनीज विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। फिलहाल ऑप्शन में दो में एक ही रहते हैं। जब भूगोल का पिता पूछा जाता है, जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो या तो एराटोस्थेनीज रहते हैं या तो हिकैटियस रहते हैं। तो इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी जेस पीरियोड्स। इसको भी पूछेंगे कि जेस पीरियोड्स किसकी पुस्तक है, तो हिकैटियस की। जेस पीरियोड्स इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी, अर्थात पृथ्वी का वर्णन, हिंदी में कहते हैं पृथ्वी का वर्णन, और इनकी भाषा में जस्ट पीरियोड्स था। इस पुस्तक में उन्होंने अधिवासित विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था और भूगोल के क्षेत्र में हिकैटियस का सराहनीय योगदान था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जेस पीरियोड्स को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जेस पीरियोड्स का प्रादेशिक भूगोल का प्रथम जो है ग्रंथ माना जाता है। इसके काल में ही कैस्पियन सागर हिरकेनियस के नाम से जाना जाता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले यूनानी भूगोलवेत्ता को बताएंगे आपको, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और भूगोल का पिता हिकैटियस को कहा जाता है। तो फिलहाल हिकैटियस और एराटोस्थेनीज में मतभेद है, उसको जो है जो ऑप्शन में रहेगा दो में एक ही रहेगा। तो इतिहास का, क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया था। हेरोडोटस ने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में जोर दिया था। इन्होंने यह माना था कि भूगोल को ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए और इतिहास को भौगोलिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। हेरोडोटस ने यह माना था। तो जहाँ पे इतिहास और भूगोल का वो आए, वहाँ पे आप अगर कंफ्यूज होंगे तो इतिहास और भूगोल रट लेंगे कि पिता, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस, तो आप वहाँ पे
लगा देंगे टिक कि इतिहास सब जहाँ आएगा वहाँ हेरोडोटस रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग ने भी ऐतिहासिक, जैसे कांट ने भी ऐतिहासिक भूगोल के बारे में बताया, तो इसलिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतिहास के पिता ये कहे जाते हैं और भूगोल को ऐतिहासिक रूप में, ऐतिहासिक भूगोल के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कार्य था, जिसको इनके नाम से प्रसिद्ध है, नील नदी में जो डेल्टा बना था उसके बारे में इन्होंने पता लगाया था, हेरोडोटस ने। डेल्टा सब किसने डेल्टा का पता लगाया था? तो डेल्टा का पता हेरोडोटस ने लगाया था। और नील नदी इन्होंने क्यों लगाया था? क्योंकि इन्होंने देखा, इन्होंने अध्ययन किया था नील नदी के बाढ़ के क्षेत्र में गए वो, और वहाँ पे उन्होंने देखा मिट्टी जमा हुई, वहाँ पे जो काली मिट्टी है, और नदियों के निक्षेपण से जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वहाँ पे, उसको देख के इन्होंने कहा कि ये नदियाँ तो डेल्टा बना रही हैं, और वहीं से उत्पन्न होता है डेल्टा शब्द। तो हेरोडोटस ने डेल्टा, नील नदी के डेल्टा का पता लगाया था। ठीक है, डेल्टा का सकारण वर्णन इन्होंने किया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन और भूगोल का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। ये था हेरोडोटस का, एवं उन्होंने समस्त भूगोल का इतिहास की तरह ही व्यवहार में लाया जाना चाहिए, ऐसा बताया था। हेरोडोटस ने ही विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों में डिवाइड किया था। हेरोडोटस ने विश्व को, भूखंड को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था, यूरोप, एशिया और लीबिया। लीबिया जिसको कि अफ्रीका कहते हैं, तो इन्होंने इन 3 महाद्वीपों में पूरे भूखंड को विभाजित करने का श्रेय हेरोडोटस को जाता है। ठीक है, आगे चलते हुए इसी क्रम में हम बताते हैं प्लेटो। प्लेटो जिसका कार्यकाल 428 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व तक है। प्लेटो जो कि यूनान के महान दार्शनिक हैं, दार्शनिक का जब भी नाम आता है तो प्लेटो का नाम आता है, क्योंकि प्रमुख दार्शनिकों में से एक थे प्लेटो। लेकिन ये उसके साथ साथ राजनीतिवेत्ता भी थे और भूगोलवेत्ता भी थे। तो दर्शन शास्त्र जब पढ़ाया जाता है तब भी प्लेटो का वर्णन किया जाता है, और जब राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है तब भी प्लेटो का वर्णन किया जाता है, और जब भूगोल पढ़ाया जाता है तब भी प्लेटो का वर्णन किया जाता है। एक यूनानीवेत्ता, एक यूनानीवासी 3-3, 4-4 सब विषयों का ज्ञाता था, जिसको कि आज हम लोग पढ़ते हैं। आज तो एक विषय का भी ज्ञाता होना मुश्किल हो जाता है। तो प्लेटो महान दार्शनिक, महान राजनीतिक, महान भूगोलवेत्ता ने जो है में से एक थे। इन्होंने पृथ्वी को ईश्वरीय रचना मानी थी। प्लेटो ने पृथ्वी को कहा था कि ये ईश्वर की रची हुई रचना है, और जो भी कुछ करता है वो ईश्वर करता है और कोई नहीं करता। उसकी एक योजनाबद्ध से वो सारी पृथ्वी को चलाता है। ये पूरी ब्रह्मांड की रचना ही ईश्वर ने किया था, ये प्लेटो का मानना था। और उन्होंने कहा था कि ईश्वरीय रचना है जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। उनका यह विचार था कि विश्व में प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। ये प्लेटो का कथन था। और लास्ट में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। ये प्लेटो का महत्वपूर्ण भूगोल के क्षेत्र में योगदान था, और भी बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। फिर अगले इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट यूनानी वेत्ता अरस्तु के बारे में बताएंगे। अरस्तु जिसका कार्यकाल था 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। प्लेटो की भांति अरस्तु भी महान दार्शनिक था। पहले सब दर्शन ज़्यादा पढ़ते थे हमको लग रहा है, इसीलिए जो भी भूगोलवेत्ता या राजनीतिवेत्ता या जो है दर्शन शास्त्री या गणितज्ञ जो रहते थे वो दर्शन जरूर पढ़ते थे। अब तो दर्शन समझ में ही नहीं आता, ऊपर से गुजर जाता है। तो दर्शन शास्त्री जरूर रहते थे, उसके साथ साथ राजनीतिवेत्ता रहते थे, भूगोलवेत्ता रहते थे, इतिहासवेत्ता रहते थे, बहुत सारे विषयों के ज्ञाता रहते थे। तो प्लेटो की भांति अरस्तु भी महान दार्शनिक, राजनीतिवेत्ता और भूगोलवेत्ता था। ये भी यही मानता था, अरस्तु भी यही मानता था कि संसार एक ईश्वरीय रचना है और पृथ्वी की आकृति एवं
कटिबंधों का तथ्यपूर्ण अवलोकन करने वाला महान भूगोलवेत्ता अरस्तु ही थे। अरस्तु ने बताया कि जब भूगर्भ में स्थित गैसें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो आता है ज्वालामुखी। इन्होंने इस ज्वालामुखी का भी वर्णन किया था अपने कार्यकाल में और कहा था कि भूगर्भ में जब धक्के लगते हैं वहाँ से जो धरातल के अंदर गैसें होती हैं और जब वो ऊपर आने की कोशिश करती हैं, जो कि वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध हो गया है कि वास्तविकता में ऐसा है कि जो भी लावा मैग्मा जो धरातल के अंदर रहते हैं वो जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अंदर से धक्के मारते हैं तो उससे होती है ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो इसको अरस्तु ने भी बताया था कि जब भूगर्भ में स्थित गैसें बाहर आने की कोशिश करती हैं तो आती है ज्वालामुखी का उद्गार होता था। ये अरस्तु ने बताया था। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट यूनानी भूगोलवेत्ता एराटोस्थनीज के बारे में आपको बताऊंगी। एराटास्थनीज, एराटोस्थनीज कई नामों से इन्हें कई टेक्स्ट बुक में कई मात्राओं का इधर उधर रहता है, तो एराटोस्थनीज इनका नाम है। तो 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल यूनान में जो था वो था एराटोस्थनीज का। एराटोस्थनीज भी एक खगोल शास्त्री था जिसने खगोल विद्या पे गहन अध्ययन किया था और भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज को है। इन्होंने तत्काल ज्ञात पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक इन्होंने लिखी थी जियोग्राफिया, और उसमें इन्होंने माना था कि पृथ्वी की परिधि गोल होती है और उसमें उन्होंने बताया था, इन्होंने पूरे विश्व को 5 कटिबंधों में बांटा था, जो है उष्ण, उत्तरी और दक्षिण उष्ण, उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी मिला के 5 हो गए, शीतोष्ण शीत कटिबंध, और उत्तरी में भी शीतोष्ण शीत कटिबंध और दक्षिणी में भी शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ऐसे 3 रहेगा, ऐसे 5 रहेगा, क्योंकि उत्तरी दक्षिणी दोनों जोड़ेंगे तो 5 होगा, क्योंकि उष्ण सिर्फ भूमध्य रेखा के पास होता है तो, और 2 ऊपर 2 नीचे, तो 5 हो गया, और ऐसे करेंगे तो 3। तो पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटने की कोशिश 5 कटिबंधों में एराटोस्थनीज ने बांटा था। एराटोस्थनीज प्रथम विद्वान था जिसने देशी यंत्र नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात की थी। विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का आएगा तो आप किसको लिखेंगे? विषुवत रेखा की सर्वप्रथम लंबाई किसने ज्ञात की थी? एराटोस्थनीज ने। ये आप लोग देखिए एराटोस्थनीज ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, पृथ्वी की परिधि को मापने की कोशिश की थी, जिसमें इन्होंने 2 स्थानों को चुना था, अलेक्जेंड्रिया और साइने। इन दोनों के मध्य की इन्होंने दूरी मापने की कोशिश की थी और इन्होंने इन दोनों की दूरी माप के भी 5000 मील बताया, 5000 स्टेडिया बताया, 5000 स्टेडिया, जिसमें 500 मील कह सकते हैं आप। 1000 स्टेडिया में 100 मील होते हैं, तो 500 मील और 1000 स्टेडिया कह सकते हैं। तो एराटोस्थनीज ने, ये सोलर रेज हैं 21 जून का, तो ये पृथ्वी की परिधि इन्होंने इतना बताया। उसके बाद इन दोनों स्थानों को दूरी मध्य की नापने की इन्होंने परीक्षण करके, तो एराटोस्थनीज का मेन खोज जो थी ये थी। अगर क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि अलेक्जेंड्रिया और साइने नामक स्थानों की खोज या पृथ्वी की परिधि को मापने की कोशिश किसने की थी, या अलेक्जेंड्रिया और साइने नामक स्थान का नामकरण किसने किया था, तो एराटोस्थनीज आ जाएंगे। एराटोस्थनीज ने पूरे भूखंड को 5 कटिबंधों में बांटा भी था। इस तरह से इनका प्रमुख योगदान है। ये क्वेश्चन, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रख लीजिए स्क्रीनशॉट करके। ये मेन इनका डायग्राम था, इनकी खोज थी एराटोस्थनीज को। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लास्ट यूनानी भूगोलवेत्ता पोसिडोनियस के बारे में बताऊंगी। पोसिडोनियस जो थे वो समुद्र विज्ञान के पिता कहे जाते थे, क्योंकि उनका मेन खोज जो था, उन्होंने जो कार्य किया था, उन्होंने समुद्र विज्ञान पे ज़्यादा उन्होंने खोज किया था। ज्वार भाटा का पता लगाना और जो है क्या कहते हैं
और समुद्र की गहराई का पता लगाना, उनकी फेमस पुस्तक थी द ओशियन। द ओशियन अगर आएगा किसकी पुस्तक है तो पोसिडोनियस की पुस्तक है। तो पोसिडोनियस की सबसे फेमस पुस्तक द ओशियन थी और वह सागरी विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता था। उसने ही सर्वप्रथम यह बताया था कि नए चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा, फुल मून एंड न्यू मून के दिन ही जो ज्वार आते हैं उसे इन्होंने बताया था कि वो दीर्घ ज्वार होते हैं। ओके, अगर ये फुल मून एंड न्यू मून आएगा मतलब पूर्ण चंद्रमा और नया चंद्रमा, तो आप पोसिडोनियस को ही बताएंगे। और द ओशियन पुस्तक या समुद्र विज्ञान पे किसने, ज्वार भाटा का किसने पता लगाया था, तो ये सारी चीज़ें पोसिडोनियस ने कहा था। इन्होंने बताया था कि सूर्य चंद्रमा जब एक सीध में फुल मून के दिन या न्यू मून के दिन होते हैं तो जो है दीर्घ ज्वार आता है। इन्होंने भौतिक भूगोल पे ज़्यादा कार्य किया था पोसिडोनियस ने, इसीलिए इन्होंने क्योंकि भौतिक भूगोल को तर्क संगत ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया था, इसलिए पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने महासागरों की गहराई ज्ञात करने का भी प्रयास किया था। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों यारों में भी जिसको पढ़ना हो ये आप तक शेयर कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और आप बेल आइकन दबाइए, प्रेस करिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो हम आगे भी लेक्चर देते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।